बीबीसी दुनिया में आज देखिए दुनिया में कैसे हो रही है G20 की चर्चा। दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन ने बाकी दुनिया में कितनी बटोरी सुर्खियां। अमेरिका, रूस और चीन के अलावा पड़ोसी पाकिस्तान में इसे लेकर कितनी और कैसी चर्चा, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। भारत में हुए G20 के हासिल की बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। वियतनाम दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा चीन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा अमेरिका। वियतनाम के साथ हुआ ऐतिहासिक समझौता। मोरक्को में शुक्रवार को आए भूकंप में अब तक करीब 2500 की मौत, इतने ही लोग घायल भी, कईयों की हालत गंभीर। स्पेन, ब्रिटेन, कतर और यूएई से पहुंची राहत, लेकिन अब तक मोरक्को ने फ्रांस की मदद की नहीं की कबूल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने रूस रवाना हुए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन। दक्षिण कोरिया की मीडिया के मुताबिक बख्तरबंद ट्रेन से जा रहे हैं किम। मंगलवार को हो सकती है दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। रूस और उत्तर कोरिया ने की पुष्टि, कुछ दिनों में रूस आ सकते हैं किम जोंग। लीबिया में आया तूफान डैनियल, कम से कम 150 लोगों की मौत। देश में इमरजेंसी की घोषणा। बचाव कार्य में जुटे 7 सैन्यकर्मी भी लापता। पूर्वी लीबिया में कर्फ्यू लागू। जर्मनी साल हो सकता है आर्थिक मंदी का शिकार। यूरोपीय कमीशन ने जारी की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण जर्मनी के निर्यात में हुई गिरावट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। 2 दिन का कारवां आखिरकार कल खत्म हुआ। 18वां G20 समिट भारत के लिए बड़ी उपलब्धि रही। जॉइंट डिक्लेरेशन पर सभी देशों की सहमति बनना, भारत में इसे जहां वैश्विक राजनीति और कूटनीति में कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, वहीं अमेरिका, चीन और रूस के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में G20 सम्मेलन को किस तरह देखा गया, इसी की बात आज कवर स्टोरी में। G20 इस बार कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध, अफ्रीकन यूनियन का इसका स्थायी सदस्य बनना और पीएम मोदी का कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। पीएम आवास पर हुई बातचीत में दोनों देशों के नेताओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ कई मुद्दों पर बात हुई। अमेरिका में इस पूरे समिट के साथ साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर जॉइंट डिक्लेरेशन को अमेरिकी मीडिया ने कैसे कवर किया और विशेषज्ञ इस पूरे समिट को कैसे देखते हैं, बता रहे अमेरिका के न्यूयॉर्क से हमारे सहयोगी सलीम रिजवी। समाचार पत्र हैं जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, LA टाइम्स, USA टुडे और जो टीवी चैनल्स हैं न्यूज़ के, CNN, MSNBC, NBC, CBS, सारे, तो सब में ये चर्चा बराबर चलती रही कि भाई ये जो डिक्लेरेशन मंजूरी दी गई है कंसेंसस के साथ, इसमें तो बड़ी टोन डाउन है। उसमें रूस का नाम तक नहीं लिया गया है, रूस को कंडेम करने की तो बात दूर है। तो ये सारी बातें जाहिर है कि वो सीधे यहाँ पर एक इंटरव्यू हुआ कई चैनल्स पर एंथनी ब्लिंकन का, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं वो डिक्लेरेशन बड़ा मजबूत है और उन्होंने कोशिश की कि जवाब दें, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो इंडिया को देखना चाहता था कि कामयाबी हो उसकी प्रेसिडेंसी में G20 में, तो इसलिए अमेरिका ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। बड़ा तालमेल था अमेरिका और भारत का। जो बायलैटरल मीटिंग हुई है बाइडेन और मोदी साहब के साथ, कहा जा रहा है कि उसमें जो ड्रोन्स की खरीदारी का मामला है, दूसरा ये जो एक IMEC जो इंडिया से यूरोप तक का जो एक कॉरिडोर बनाने की बात की गई, उसका अनाउंसमेंट हुआ है, तो वो भी एक बड़ी अहम चीज़। क्या कहते हैं इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन सब मामले में? ये ग्लोबल लीडरशिप की जो चर्चा हो रही है थोड़ा बहुत प्रीमेच्योर है। आप सोचिए कि पिछली बार इंडोनेशिया थी प्रेसिडेंट G20 की, अगले साल ब्राजील बनेगी। ये तो थोड़ी बहुत सर्कुलेटरी मूवमेंट है, पर क्या सचमुच ये एक ग्लोबल प्लेयर है और उसका मतलब भी क्या है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना आसान नहीं है, और डेफिनेटली उतना आसान नहीं है जितना इंडियन प्रशासन करना चाहती है। In terms of tangible accomplishments, अगर उपलब्धि की बात करें तो जितना सोचा था भारत उससे कम ही अर्जित कर पाया। सबसे बड़ी बात, यूक्रेन पर रूस के हमले की आधिकारिक स्तर पर कोई निंदा नहीं की गई, न ही वहां जारी जंग की। पर मैं चाहता था कि G20 वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगी को बदलने और जलवायु जैसे मुद्दों को लेकर कोई ठोस बदलाव लाए। पर इन सभी मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित करने की मांग उठाई गई। पर इस बदलाव की रूपरेखा बनाकर ये बताना कि हम इन सबको कैसे ठीक कर पाएंगे, ये दूसरी चीज होती, और इसका मुझे कोई भी सबूत नहीं दिखा।
जो दिल्ली में जिस तरह से सजाया गया तो उसकी भी बड़ी चर्चा थी, और जिस तरह बिल बोर्ड्स लगे हुए थे, मोदी साहब की फ़ोटोज़ पे लगी थी और हर थोड़ी दूर पे वो बोर्ड्स दिख रहे थे, तो यहाँ प्रेस में बड़ी चर्चा उसकी भी, और ये कहा जा रहा था कि भाई उन्होंने एक उसको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी यूज़ किया है, चूँकि इलेक्शंस आ रहे हैं। इस समिट से रूस के लिए भी थोड़ी राहत भरी खबर आई। बाली में हुए पिछले G20 सम्मेलन के घोषणा पत्र में जहां यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना हुई, वहीं इस बार इस बेहद संवेदनशील मुद्दे को घोषणा पत्र में बिना रूस का नाम लेते हुए युद्ध प्रभावित यूक्रेन के मानवीय संकट का जिक्र किया गया, जिस पर सभी सदस्य देशों ने सहमति दे दी। और रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस समिट में आए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां से नदारद रहे। रूस में इसे लेकर कैसी प्रतिक्रिया है, बता रहे बीबीसी संवाददाता एलेक्सी कालमिकोव। औपनिवेशिक काल के बाद पुतिन पश्चिम विरोधी अभियान के नेता के तौर पर देखे जाते हैं। अगर भारत उनके साथ है तो निश्चित रूप से उन्हें खुशी होगी। शायद यही वजह है कि रूस के सरकारी चैनल ने G20 समिट को भारत के लिए कूटनीतिक जीत बताया है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर। और G20 सम्मेलन को लेकर चीन ने कहा है कि सम्मेलन ने सकारात्मक संदेश दिया है कि ये प्रभावशाली समूह दुनिया की चुनौतियों का सामना करने और आर्थिक रिकवरी के लिए मिलकर काम कर रहा है। साथ ही G20 सम्मेलन के लिए तैयारियों के क्रम में चीन ने भारत का सहयोग किया। पर चीन की मीडिया का इस समिट को लेकर क्या रुख रहा, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता मार्टिन जिंगजेयिप। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अखबार पीपल्स डेली ने नई दिल्ली में G20 की बैठक में जो हुआ उसका बेहद कम जिक्र किया है। हालांकि इसने प्रीमियर ली चियांग के कार्यक्रमों का जिक्र किया है। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि बढ़ते मतभेदों के बीच समिट बुनियादी एकता के साथ खत्म हुआ। भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर पेश किया है, लेकिन सम्मेलन में इंडिया की जगह भारत के प्रयोग की सोशल मीडिया पर कई लोग आलोचना कर रहे हैं। 19 देश के नेता, देशों के 2 बड़े समूह, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के साथ G20 वैश्विक नेताओं के इस बड़े समिट से भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नदारद। वहां भारत में हुए इस पूरे G20 सम्मेलन को लेकर लोगों को का क्या कहना है और भारत को लेकर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता शुमाला जाफरी की रिपोर्ट। जनरली लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, इंटरेस्ट नहीं लिया। पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस में है, तो ज़्यादा जो एजेंडा रहा वो इनवर्ड लुकिंग था। टेलीविज़न बुलेटिन्स के ऊपर भी ये खबर जो है ये नहीं थी बुलेटिन्स का हिस्सा। कुछ न्यूज़पेपर्स ने इंटरनेशनल वायर्स की स्टोरीज़ जो हैं समिट को किससे रेलेवेंट जो थी उनको पब्लिश किया, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भारत का जो नेम प्लेट इस्तेमाल किया गया, या फिर समिट वेन्यू के बाहर पानी बारिश का जमा हो जाना, और कुछ ऐसी इंटरनेशनल मीडिया की खबरें जहां पे कि दिल्ली के मेकओवर के बारे में बात की गई और कहा यह गया कि दिल्ली में गुर्बत का चेहरा छुपाने की कोशिश की गई समिट को लेकर। सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बात की है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है रिएक्शन नहीं था। पाकिस्तान में एनालिसिस क्या है इसके बारे में, इस हवाले से हमने बात की विश्लेषक इम्तियाज़ कुल साहब से और कुछ लोगों से। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त अपने बहुत सारे झमेलों में फंसा हुआ है। दाखिली तौर पे बहुत सारे मसाइल का शिकार है। एक प्रॉक्सी टेररिज्म का सामना है उसको, जिस अंदाज से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। फिर दाखिली तौर पे हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, सियासी मसाइल और फिर इक़्तिसादी मसाइल। उस वजह से जितनी तवज्जो आम तौर पे मिलनी चाहिए थी G20 समिट को, वो नहीं मिली। वो बहुत आगे जा चुकी है बनिस्बत पाकिस्तान की। पाकिस्तान उस तरह अटेंशन सीख नहीं कर सकता दुनिया के, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक उन्हीं सिक्योरिटी डायलेमास में फंसा है, बॉर्डर टेररिज्म में, स्टेट टेररिज्म में। अभी तक पाकिस्तान इन चीज़ से नहीं निकला, तो किस तरह वो कम्पीट कर सकते हैं फिर लार्जेस्ट इकानमी को। देखिए, हम 1947 में हम दोनों एक आज़ाद हुए हैं और हम बहुत पीछे रह गए हैं। किसी ज़माने पाकिस्तान एशिया टाइगर था, उसके बावजूद पाकिस्तान पीछे रह गया। पहले पाकिस्तान इंडिया से आगे था, फिर पीछे हो गया, पर इंडिया ने हार नहीं मांगी, वो हमसे बहुत आगे चला गया। मोरक्को में शुक्रवार को आए भूकंप के बाद देशी विदेशी राहत बचाव कर्मी बचाव में लगे हैं, जो मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने की मशक्कत कर रहे हैं। अब तक करीब 2500 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देखिए मोरक्को के एक गांव से बीबीसी संवाददाता निक बीक की रिपोर्ट। दुख बर्दाश्त के बाहर है। इस छोटे से समुदाय में चारों तरफ मातम पसरा है। जैसे ही एक और शव बरामद होने की खबर आती है, इनकी हिम्मत कुछ और टूट जाती है। ईंट पत्थर से बने इनके पुराने घर
ताकतवर भूकंप के सामने टिक नहीं पाए। ट्रैफेक्ट गांव कुछ ही पलों में ज़मींदोज़ हो गया। अब्दुल रहमान को जो भी देखता है सांत्वना देने लगता है। उन्होंने अपनी बीवी और 3 बच्चों को खो दिया है। वो हमें उस जगह ले जाना चाहते हैं जहां शुक्रवार रात तक उनका परिवार खुशहाल और आबाद था। एटलस के पहाड़ों में स्थित इस दूर दराज के इलाके में हम मलबे के ऊपर से गुजरे। अब्दुल रहमान कह रहे हैं उनका घर वहां ऊपर था। आप वहां सफेद कंबल और फर्नीचर पड़ा देख सकते हैं। बाकी सब खत्म हो चुका है। हमने उन्हें कल दफनाया। तीनों लड़के एक साथ ही पड़े हुए थे। वे सब भूकंप आते ही जमीन के नीचे चले गए। हमें बताया गया है कि इस गांव में लगभग 200 लोग रहते थे। उनमें से 90 की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लापता हैं जो यहाँ मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। बाकी लोग अस्पताल में हैं और जब आप ये देखते हैं तो समझ आ जाता है कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला होगा। और तबाही का ये मंजर पूरे पहाड़ी इलाके में देखने को मिल रहा है। हाशुमा अपने बचे खुचे सामान के साथ बैठी हैं। उन्होंने इस तबाही में अपने दामाद को खो दिया। हम ईश्वर से, सरकार और किंग से मदद की गुहार लगाते हैं। स्पेनिश फायर फाइटर्स यहाँ पहुँचने वाली पहली प्रोफेशनल इमरजेंसी टीमों में से है। अब यहाँ जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा लोगों को खोजा जा रहा है। दर्द और मातम से भरे ट्रैफिक में अब तक किसी को भी मलबे से जिंदा नहीं निकाला जा सका है। और पुरानी दुश्मनी क्या नजदीकियों में बदल रही है? ये चर्चा हो रही है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के वियतनाम दौरे की वजह से। अमेरिकी सैनिकों के वियतनाम से जाने के 50 साल बाद बाइडेन एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजधानी हनोई आए। ये बैठक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए की गई थी। साथ ही बाइडेन ने इस बात से इनकार किया कि अमेरिका चीन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। और बीबीसी की टीम को हनोई में जाने की खास इजाजत मिली, लेकिन पूरे वक्त वियतनाम के अधिकारी उनके साथ रहे। देखिए बीबीसी संवाददाता लारा बिकर की रिपोर्ट। जंग के वक्त के दुश्मन अब पक्के दोस्त। अमेरिका चीन के पड़ोसी से करीबी बढ़ा रहा है। अमेरिका कोई नया शीत युद्ध छेड़े बगैर एशिया में चीन के प्रभाव को कम करना चाहता है। Really what this trip was about. It was less about containing China. I don't want to contain China. I just want to make sure we have a relationship with China that is on the up and up, squared away. Everybody knows what it's all about. इस नए रिश्ते को लेकर वियतनाम की नई पीढ़ी उत्साहित है। कोरिया और जापान की कई टेक्नोलॉजी कंपनियां वियतनाम में टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं और अब अमेरिका आ रहा है। मुझे वियतनाम अगला सिलिकॉन वैली बनता दिख रहा है और हर कोई यहां आकर काम कर सकेगा। वियतनाम एक वक्त दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। अब वो एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बन गया है और वो ऐसे ही रहना चाहता है। ये ई स्कूटर स्टार्टअप एक वियतनामी बिजनेसमैन ने शुरू किया है जिसने ट्रेनिंग अमेरिका से ली थी। मुझे अमेरिका में काम करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन मैं अपने वियतनामी सपने को पूरा करना चाहता हूँ। वियतनामी सपने को साकार करने के लिए ये सही वक्त और सही पीढ़ी है। ये समझौता अमेरिका और वियतनाम को काफी करीब ले आएगा, लेकिन वियतनाम अपने सबसे बड़े पड़ोसी को भी ध्यान में रखेगा। वो बेशक चीन से दूरी नहीं बनाने वाला। वियतनाम 2 महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। पूंजीवाद के अपने ब्रांड वाला ये कम्युनिस्ट देश किसी एक पक्ष को चुनना नहीं चाहेगा। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ब्रिटिश संसद के रिसर्चर के साथ चीन ने किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया है। खुद को निर्दोष बताने वाले इस रिसर्चर का संबंध कई प्रभावशाली कंजर्वेटिव सांसदों के साथ था। लंदन के द टाइम्स न्यूज़पेपर के मुताबिक इनके पास संसद का भी पास था। माना जा रहा है कि इनकी पहुंच कई संवेदनशील जानकारियों तक भी थी। लंदन में चीन के दूतावास ने इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया है। देखिए निक अर्डली की रिपोर्ट। ब्रिटेन की संसद वहां के लोकतंत्र के इंजन की तरह है, लेकिन क्या दुश्मन के सामने ये असुरक्षित है? संसद का पास रखने वालों की सुरक्षा जांच के बावजूद एक पार्लियामेंट्री रिसर्चर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है चीन के लिए जासूसी करने का।
हालिया घटनाक्रम ने सरकार के शीर्ष नेतृत्व को भी चिंता में डाल दिया। G20 की बैठक के लिए भारत आए ब्रितानी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चीन के प्रधानमंत्री से बात की थी। Well, I obviously can't comment on the specifics of an ongoing investigation, but with regard to my meeting with Vice Premier Lee, what I said very specifically is that I raised a range of different concerns that we have in areas of disagreement, and in particular, my very strong concerns about any interference in our parliamentary democracy. चीन के लिए काम कर रहे इस शख्स की पहुंच टॉम टुगिनहार्ट जैसे सीनियर ब्रिटिश सांसदों तक थी। टुगिनहार्ट एक कैबिनेट मंत्री भी हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि उनके बीच संपर्क सिक्योरिटी मिनिस्टर बनने से पहले का है। इस रिसर्चर की जान पहचान फॉरेन अफेयर्स कमेटी की अलीसिया कियरेंस के साथ भी थी, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब वेस्टमिंस्टर तक चीन की पहुंच के आरोप लगे हैं। MI5 ने क्रिस्टीन ली नाम की एक महिला पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे। ली ने लेबर और लिबरल डेमोक्रेट सांसदों समेत कई राजनेताओं को डोनेशन दी थी। गिरफ्तार रिसर्चर के साथ जिन राजनेताओं का संबंध है उनके लिए ये सब शर्मिंदा करने वाला होगा। ये संसद की जांच प्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। लेकिन इस मामले के बाद चीन और ब्रिटेन के रिश्तों को लेकर बहस फिर से शुरू हो गई है, खासकर कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर, और कई लोगों को लगता है कि मंत्री एक गंभीर खतरे को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। एक पखवाड़े पहले ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री बीजिंग में थे। ये शीर्ष चीनी अधिकारियों के साथ पिछले 5 साल में पहली मुलाकात थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये एक गलती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन हमारे लिए खतरा है, हमारे संस्थानों के लिए, हमारे जिंदगी जीने के तरीके के लिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर सरकार के रुख से ऐसा दिखता नहीं है। ब्रिटेन के लोगों की जिंदगी में चीनी दखल को लेकर बहस अब और तेज होगी, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि बुरी नीयत रखने वालों को रोकने के लिए क्या और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारे खबर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।